ए इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, ए इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, तुमसे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। बहुत खूबसूरत शेर है। शेर सुने कि आया ही था ख्याल के आले रसूल हैं, शहे रग ही हमने जोशे सखावत में काट दी, और उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूँ आज तक, वो फाख्ता जो आपने दावत में काट दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, बिल्कुल ये मुश्किल भी है, कंफ्यूजिंग भी है, मगर उस वक्त तक जब तक आप ये लेक्चर सुनते नहीं हैं। आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर दिस टॉपिक विल बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। आप तमाम के लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है काफ़ी सारा, और फिर मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारे आज के लेसन का नाम है हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। अच्छा, हमारी बुक में ना इसको हेस लिखा हुआ है, सिर्फ हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। कोई मसला नहीं है, हेस लॉ लिखें या हेसेस लॉ लिखें, एक ही बात है। आप इधर एस लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, मगर किताब वाले ने हेस लॉ लिखा हुआ है। तो ये लॉ किसने पेश किया था? ये लॉ किसने पेश किया था? ये लॉ पेश करने वाले साइंटिस्ट हैं जो कि जर्मन हेनरी हेस हैं। नाम तो देखो, हेस हेस, हाँ, जर्मन हेनरी हेस इसका नाम है। तो अपने नाम पे उसने ये नाम रखा है। इस हेस लॉ को स्टडी करने से पहले हम एक बात आपको बताएंगे कि आप जानते हैं, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था, तुम्हें याद है? थोड़ा सा याद करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, खुद से पैदा कर सकते हैं, और ना ही हम इसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। हाँ, हम इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। इस लॉ को कहा जाता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है सर, ठीक है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है पक्का, जाहिरी सबूत। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रूव है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और अगली बात, आज का लेक्चर हेस लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही हिस्सा है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का ही एक पार्ट है। ये यू कैन से कि जो हम हेस लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है, कह सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और हेस लॉ की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। एक और बात, लॉ की जो होती है ना, इनको हम डेफिनेशन नहीं कहते, इनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है हेस लॉ की। इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? फर्ज करो हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारे महबूब का जो घर है वो सरजमीन लाहौर पर है, और ए से बी यानी हमारा अपना घर जो है वो मुल्तान में है, और हमारे महबूब का दोस्त का घर जो है वो लाहौर में है। ठीक है, तो हम ना मुल्तान से लाहौर को चले। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, और वो तुम और नहीं, शायद मुझे जिस और से मोहब्बत है। अरे मैं तो तुम्हारा नहीं हो सका, तुम तो हो जाओ किसी और की। देखो अकेली न रहना, फिजा बड़ी खराब है लाहौर। तो ये मुल्तान से हम लाहौर को चल दिए। उसके लिए हमें किसी न किसी ट्रैवलिंग चीज़ की ज़रूरत है, हमें किसी न किसी गाड़ी की ज़रूरत है। तो हम जिस गाड़ी पर बैठे हैं उसका जो खर्चा है उसे हम लिख रहे हैं डेल्टा एच से। फ़र्ज़ करो हमारा खर्चा लगा है 2000 रुपये जब हम एक गाड़ी से मुल्तान के लिए, लाहौर के लिए निकले। और याद रहे ये गाड़ी डायरेक्ट गाड़ी है, फैसल मूवर है या जो भी है, वो गाड़ी में बैठे हो ना तो पहले पहले घंटी बजती है, वो क्या कहते हैं गाड़ी वाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम मुसाफिरों को फैसल मूवर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये सफ़र शहर मुल्तान से लाहौर के लिए शुरू हो चुका है।
हमारा ये सफ़र तकरीबन 5 घंटे 5 मिनट का रहेगा और तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि सफ़र के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तबीयत ख़राब होने की सूरत में वॉमिटिंग बैग मुझसे तलब किए जा सकते हैं। शुक्रिया। तो कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट होती है। खैर ओके, तो उसके बाद जो हम मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो चुके और हम जिस बस में बैठे हैं वो बस हमें डायरेक्ट लेकर जा रही है, यानी डायरेक्ट रूट है, उसने रास्ते में कोई नहीं रुकना, वो हमें मुल्तान से लाहौर डायरेक्ट रूट पर छोड़ देगी और किराया हमसे कितना लेगी, 2000 रुपये लेगी। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम जब अड्डे पे पहुंचे तो वहाँ पे हमें लाहौर की डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा भाई डायरेक्ट लाहौर की नहीं है, आपको पहले साहिवाल की गाड़ी मिलेगी, फिर साहिवाल से आपको लाहौर जाना होगा। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, हमें आप साहिवाल की ही गाड़ी दे दें। हम इसको जाहिर करते हैं MN के साथ, यानी पहले जो है हम A से MN की तरफ गए, फिर MN से हम जनाबे वाला B की तरफ गए। तो ये जो MN है मैं इसको फ़िलहाल क्या कह रहा हूँ, साहिवाल कह रहा हूँ। तो इधर यानी मुल्तान से साहिवाल पहुँचने के लिए जो हमारा किराया आया उसे हम डेल्टा H1 कहते हैं। फ़र्ज़ करो वो 500 रुपये आया, या 500 नहीं तो आप इसको 1000 कह दीजिए, 1000 रुपये आया। और फिर जब हम साहिवाल पहुँचे तो साहिवाल से लाहौर के लिए हमें जो किराया आया डेल्टा H2 हम उसे कहेंगे, और उसका किराया कितना है, वो है 1000 रुपीज़। अब आपको समझाऊं, ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये कहलाता है इनडायरेक्ट रूट। ये डायरेक्ट रूट नहीं है, ये डायरेक्ट रास्ता नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम एक ही गाड़ी पर तो नहीं बैठे ना, ये इनडायरेक्ट रूट है, ये डायरेक्ट रास्ता नहीं है। क्योंकि पहले हम मुल्तान से साहिवाल पहुंचे, फिर वहां पे जाके हमने गाड़ी चेंज की, फिर साहिवाल से हम लाहौर गए। दिस रूट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रूट एंड दिस रूट इज कॉल्ड डायरेक्ट रूट। अब जरा सुनना, आपको एक बात बताता हूं, जब आप डायरेक्ट रूट पर चले तो भी आपका किराया 2000 लगा, जब आप इनडायरेक्ट रूट से अपनी मंजिल पर पहुंचे तो भी आपका किराया 2000 लगा है। कैसे? 1000 ये वाला और 1000 ये वाला। आओ इस पर हैसस ला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कि डेल्टा H ऑफ डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा H ऑफ इनडायरेक्ट रूट। देखना कैसे जनाब, समझना। देखो अब ये डायरेक्ट रूट को मैंने ना ये डेल्टा H से जाहिर किया, ये कितना है, ये 2000 किराया है। और इनडायरेक्ट रूट के दो किराए, एक ये वाला एक ये वाला, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, डेल्टा H1 की जगह 1000 जमा 1000, तो ये भी कितना हो गया, 2000। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है चाहे हम डायरेक्ट रूट से पहुंचे अपनी मंजिल पे, चाहे हम इनडायरेक्ट रूट से पहुंचे अपनी मंजिल पे, हमारा किराया बिल्कुल एग्जैक्ट था, सेम था। अब चूंकि हम किराया तो पढ़ नहीं रहे, हम यहाँ पर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी के बंदे तो नहीं हैं, हम तो हैसला पढ़ रहे हैं, हम तो एंथैल्पी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा H से क्या मुराद है, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, और वो ये कहना चाहता है कि आपका रिएक्टेंट A है। असल बात अब समझा रहा हूँ, आपका रिएक्टेंट है B, आप A से B में जाना चाहते हैं, तो ये एक रास्ता है जिसे आप डायरेक्ट रूट कहते हैं। और अगर आप A से B में जाना चाहते हैं तो एक और रास्ता है जिसमें पहले आप A से MN में जाएंगे, फिर MN तब्दील होंगे B में। ठीक है, ये वाला जो रास्ता है ये इनडायरेक्ट रूट है। तो वो कहता है जो डायरेक्ट रूट पर एंथैल्पी का चेंज आता है, वही चेंज इनडायरेक्ट रूट की एंथैल्पीज को जमा करने से, सम करने से आता है। यानी डायरेक्ट रूट की एंथैल्पी चेंज और इनडायरेक्ट रूट की एंथैल्पी चेंज का जो सम है वो आपस में बराबर होता है। शर्त है एक, शर्त क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। यानी डायरेक्ट रूट से जा रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट से जा रहे हैं, आपने चलना मुल्तान से है और जाना लाहौर ही है। मत आओ जरा इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं, फिर दोबारा गलत बोल गया, स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। द टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। वो कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज आता है वो रास्ते पे डिपेंड ही नहीं करता, वो रूट पे डिपेंड ही नहीं करता कि आप किस रूट से पहुंचे हैं। चाहे आप डायरेक्ट रूट से गए हैं अपनी मंजिल पे, चाहे आप इनडायरेक्ट रूट से गए हैं, ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैटर ही नहीं करती। तो आगे आगे एज लॉन्ग एज, जब तक द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर द सेम,
जब तक रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट बी ही रहेगा, ये स्टेट इस रिएक्शन के लिए भी रिएक्टेंट ए है, यानी डायरेक्ट रूट के लिए भी रिएक्टेंट ए है और इनडायरेक्ट रूट के लिए भी रिएक्टेंट ए है। डायरेक्ट रूट का भी प्रोडक्ट बी है और इनडायरेक्ट का भी फाइनल प्रोडक्ट बी है। जब तक ये ए और बी सेम रहेंगे तो रूट पे एंथैल्पी चेंज डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रूट की एंथैल्पी और इनडायरेक्ट रूट की एंथैल्पीज का जो सम है वो दोनों बराबर होते हैं। जी सर, इसी को बोलते हैं हेस लॉ। आइए इसी को आगे लेकर चलते हैं, एक और बात समझते हैं। अब जो है हम पहुंचे जब स्टेशन पे, तो वहां पे हमें बस मिली, उसने कहा साहिवाल नहीं, मैं आपको खानेवाल छोड़ दूंगी। मतलब फर्ज करो एक्स, इस एक्स को, एक्स वाली जगह को आप खानेवाल कह रहे हैं। उसने कहा मैं आपको खानेवाल छोड़ दूंगी। हमने कहा कोई मसला नहीं है। फिर खानेवाल तक वो कहा उसने, मैं किराया लूंगी, डेल्टा एच 500 कर लें, 500 कर लें, 700 कर लें, जो भी कर लें, डेल्टा एच 3 कह दें, इसे 500 कह दें। ओके, फिर खानेवाल से फिर हमें साहिवाल की मिल गई। अब यहाँ पे साहिवाल या उकाड़ा कर लें, उकाड़ा इसको आप है ना वाई जेड कह दें, वाई जमा जेड, इसको उकाड़ा कह दें। ये उकाड़ा है जी, उकाड़ा सुना होगा आपने, उकाड़ा, हड़प्पा, पता नहीं क्या क्या, उकाड़ा, ठीक है, उकाड़ा सही है। उकाड़ा की बस मिली। इस यहाँ से मतलब खानेवाल से उकाड़ा तक का किराया जो हमें बताया गया, वो बताया गया, मैं नीचे लिखूंगा, वो बताया गया डेल्टा H4, वो भी फर्ज करो वो 1000 बताया गया। ऐसे महंगे वाली गाड़ी थी, सस्ते वाली मिली नहीं, एसी कोच थी। फिर उसने कहा उकाड़ा वाली ने, मैं अब तुम्हें लाहौर छोड़ दूंगी। यहाँ पर जो डेल्टा H है दैट विल बी नोन एज डेल्टा H5 और इसका किराया कितना था? इसका 500 था। अब जरा समझना मेरी बात। अब ये एक और इनडायरेक्ट रूट है, ये भी इनडायरेक्ट रूट ही कहलाएगा, यानी इस रूट को भी जनाब अजीज आप क्या नाम दोगे? इनडायरेक्ट। मैं लिख देता हूं इनडायरेक्ट रूट। ये इनडायरेक्ट रूट है सर जी। वो ऊपर वाला भी इनडायरेक्ट रूट था, ये नीचे वाला भी इनडायरेक्ट रूट है। बिल्कुल, ऊपर वाला जो इनडायरेक्ट रूट है आप उसे इनडायरेक्ट रूट 1 कह दें, इसको इनडायरेक्ट रूट 2 कह दें। ठीक हो गया? अब जरा समझना, इनडायरेक्ट रूट 2 ये तो है डायरेक्ट रूट की एंथैल्पी डेल्टा एच। मैं यहां लिखता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब ये इनडायरेक्ट रूट 2 के बारे में बता रहा हूं, वो क्या है? डेल्टा H3 जमा डेल्टा H4 जमा डेल्टा H5। ठीक है, तो अब इसका आंसर निकालो। डेल्टा H इज इक्वल टू 500, इसका 500 है, इसका 1000 है, इसका 500 है, 5000 लिख दिया था मैंने, 500 ये लो, प्लस 1000 और प्लस 500, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? डेल्टा H, इसका आंसर भी 2000 आएगा। अब आप देखें, जब आप रूट 1 से चले तो भी आपका सम करने के बाद किराया 2000 ही निकला था। जब आप रूट 2 से चले तो उसमें भी 3 बसें आपको चेंज करनी पड़ी, 1 2 3, तब सबका किराया मिक्स किया, जमा किया तो वो भी 2000 निकला। तो इस पूरे साइकिल में ना 3 रास्ते हैं अपनी इनिशियल मंजिल से फाइनल पर पहुंचने के लिए। इनिशियल तो वो कौन कौन से हैं? एक डायरेक्ट रूट है, एक इनडायरेक्ट रूट 1 है, एक इनडायरेक्ट रूट 2 है। तो ये जो मैंने इस वक्त आपके सामने बनाया है, जिसमें एक डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट रूट हैं, इसका नाम है हेस साइकिल। इसको बोलते हैं हेस साइकिल। इसका नाम है एनर्जी साइकिल, इसको कहते हैं एनर्जी साइकिल, इसको कहते हैं एंथैल्पी साइकिल। ये तीनों नाम इसी के हैं, हेस साइकिल, एनर्जी साइकिल या एंथैल्पी साइकिल। अब हम देखेंगे कि हम हेस लॉ को स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। हेस लॉ को स्टडी करने का मेन मकसद है रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट करना। सर जी, वो तो आपने हमें बताया था कि किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को मेजर करने के लिए आप या तो ग्लास कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं या बॉम्ब कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल मैंने बताया था, मगर वो था डायरेक्ट रिएक्शन के लिए। जो डायरेक्ट रिएक्शन होते हैं ना, जिनमें रिएक्टेंट मिलके बस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, सिंगल स्टेप वाले, उनकी एंथैल्पी चेंज को ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर किया जा सकता है। बाज रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप में मुकम्मल ही नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन, CCl4 की फॉर्मेशन जो होती है वो एक स्टेप में नहीं बल्कि 4 स्टेप्स में होती है। आप अपनी 10th क्लास में पढ़ आए हैं, कार्बन और क्लोरीन आपस में मिलके डायरेक्टली CCl4 नहीं बना देते, बल्कि 4 स्टेप्स होते हैं।
उनके बाद जाकर ही CCl4 बनता है। तो ये अब फॉर्मेशन ऑफ CCl4 डायरेक्टली तो नहीं हो रही, बीच में कुछ स्टेप्स आ रहे हैं। अब वो जो बीच में जो स्टेप आ रहे हैं उनकी एंथैल्पी को ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, एक से ज्यादा रूट्स में होते हैं, रास्तों से होते हैं, तो उनके लिए फिर डायरेक्ट कैलोरीमीटर यूज नहीं होते, इसलिए हम लोग हेस लॉ यूज करते हैं। इस हेस लॉ को पेश ही इसीलिए किया गया था ताकि वो रिएक्शन जिनकी एंथैल्पी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं होती, हेस लॉ की मदद से उनकी एंथैल्पी को डायरेक्टली उनकी एंथैल्पी को फाइंड आउट कर लिया जाए। ओके हो गया। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ पे। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ ही असल तो जान है इसी टॉपिक की। ये है थोड़ी सी मुश्किल, इसमें थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, मगर पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद नहीं। तो आइए एक एक करके इनकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग डेल्टा एच एफ बाय यूजिंग डेल्टा एच सी। ये डेल्टा एच एफ क्या है और डेल्टा एच सी क्या है? आपको पता है हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, फिर उसकी किस्में पढ़ी थी। तो ये जो डायरेक्ट रूट होता है ना, ये डायरेक्ट रूट, इसमें जो डेल्टा एच होता है हम इसको डेल्टा एच आर कहते हैं, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच आर, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर इसकी किस्में हमने पढ़ी थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, पता नहीं कौन कौन सी किस्में थी। तो अब हम क्या कह रहे इस पहले पॉइंट में कि आपने डेल्टा एच एफ यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो इस पहले एप्लीकेशन को समझने के लिए बाय द हेल्प ऑफ हेसेस लॉ हम एक एग्जांपल लेंगे जो हमारी बुक में मौजूद है, सैंपल प्रॉब्लम 6.3। ये आपको खुद याद करनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू सारा कुछ आपको खुद याद करना चाहिए, आपको आना चाहिए। अच्छा, अब है क्या इसमें? वो कहता है हमारे पास ना सॉलिड की हालत में 1 मोल कार्बन है, वो गैस की हालत में 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और वो बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के दौरान जो डेल्टा एच आर है यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, उसकी वैल्यू वो हमें बता देता है, वो है -393.5 किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल यहाँ लिख देता हूँ, किलो जाउल पर मोल। ओके हो गया। अब ये एक डायरेक्ट रास्ता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और इसे डेल्टा एच आर हम कह रहे हैं। एक मिनट, क्या हम इस डेल्टा एच आर को डेल्टा एच सी भी कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक रिएक्शन कंबस्शन रिएक्शन है। डेल्टा एच आर तो जनरल है ना, यानी कि डेल्टा एच एफ को भी आप मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी आप डेल्टा एच आर कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को भी डेल्टा एच आर कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को भी आप डेल्टा एच आर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू उसने हमें दे दी है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ओके, अब आगे चलें। आगे वो कहता है अगर ऐसा हो कि ये कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट न करे बल्कि हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, अगर हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है ना और कार्बन ऑक्सीजन की कम मिकदार में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो इस दौरान जो डेल्टा एच है उसे कहते हैं डेल्टा एच 1 और इसकी वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता। अरे क्यों नहीं पता? वजह बताता हूं। जैसे ही कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन से मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड रुकता नहीं है, ऑक्सीजन है पड़ा आगे और कार्बन डाइऑक्साइड रुकता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह बताता हूं। ये जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बना है तो ये बनकर ऐसे रुक नहीं जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आगे चलेगा, यही वाला कार्बन मोनोऑक्साइड एक और हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर दोबारा से ये भी क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो इस दौरान जो डेल्टा एच है उसे डेल्टा H2 कहते हैं, उसकी वैल्यू भी वो हमें बता रहा है, -283 किलो जाउल पर मोल इसका यूनिट होता है। मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ। ओके, अब आप ये देखें कि ये बीच में बन रहा है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बीच में बन रहा है, ये डायरेक्ट नहीं बन रहा, दरमियान में बन रहा है। तो इसकी डेल्टा एच हमें मालूम करनी है, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको अब तक ये बात समझ नहीं आई तो हम एक साइकिल बनाएंगे जिससे आपको बात पक्की समझ आ जाएगी। देखो साइकिल क्या है,
हमारे पास कार्बन है, ठीक है सर जी, कार्बन का रिएक्शन हो रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस दौरान जो डेल्टा एच है हम उसे डेल्टा एच आर भी कह सकते हैं, डेल्टा एच भी कह सकते हैं, और उसकी वैल्यू भी आपको पता है वो कितनी है, माइनस माइनस कितनी है, माइनस 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 393.5 किलो जूल। ओके, अब ये है डायरेक्ट रूट। कौन सा रूट है? डायरेक्ट रूट है। अब ये डायरेक्ट रूट है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब समझना, अगर यही वाला कार्बन अगर यही वाला कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन से मिले तो ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर यही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मजीद आगे एक और हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ मिले तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड किस में तब्दील हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस दौरान जो डेल्टा एच है दैट इज डेल्टा एच 1, इस दौरान जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच 2, और ये जो हमारा है ये वाला रूट, दिस रूट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रूट। ये हमारा इनडायरेक्ट रूट है और ये ऊपर वाला ये जो है ये हमारा डायरेक्ट रूट है। आपकी बुक में ये साइकिल गलत बना हुआ है, इसको मेरे तरीके से अरेंज कर लेना, लिख लेना, सेट हो जाएगा। ओके, तो अब हमने करना क्या है? देखो भाई, ये डायरेक्ट रूट है, ये इनडायरेक्ट रूट है, हेसला लगाते हैं। डायरेक्ट रूट क्या कहता है? हेसला क्या कहता है? डायरेक्ट रूट की एंथैल्पी बराबर होती है इनडायरेक्ट रूट की एंथैल्पी के सम के, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेल्टा H1 जो कि ये वाला है। तो फार्मूला क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 चाहिए, इसको इधर ही रहने दो, डेल्टा H2 को इस तरफ ले आओ, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा H2। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा H1 इज इक्वल टू, डेल्टा H की डायरेक्ट की वैल्यू ये है 3, बल्कि 3 नहीं, माइनस 393.5 माइनस, और डेल्टा H2 की वैल्यू क्या है? वो ये है माइनस 283। आइए इसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा H1 इज इक्वल टू माइनस 393.5, नफी नफी जमा हो गया 283। सॉल्व कीजिए, आंसर डेल्टा H1 का निकलेगा माइनस 110.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हमने क्या किया? हमने हेसला लगा के उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लिया जो कहीं बीच में हो रहा था, जो यहाँ पे हो रहा था, जो डायरेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये है पहली एप्लीकेशन हेसला की, जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर दिस डायरेक्ट रिएक्शन। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन पे। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेटिंग डेल्टा एच आर। डेल्टा एच आर का मतलब है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे देता है और कहता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करो, तो अब क्या करोगे आप? अब मैं ये कहता हूं कि इस टॉपिक में आपको कुछ फार्मूलाज तैयार करने होंगे। मैंने ना बड़ी मेहनत से ये 3 फार्मूले ढूंढे हैं। कौन से 3 फार्मूले? जिन्हें मैंने दिया हुआ है गोल्डन रूल्स का नाम। ये 3 फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले हमारे इस्तेमाल होते रहेंगे आगे एप्लीकेशंस के अंदर। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है? इफ क्वेश्चन गिव्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर हमें क्वेश्चन में सारी गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई हैं तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ, इसका मतलब होता है सम, समेशन का साइन है, जमा करना, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी का सम ले लेंगे और यहाँ पे जितने भी हमारे रिएक्टेंट होंगे उन तमाम की एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन का सम लेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारा जवाब जो आएगा वो डेल्टा एच आर यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर आगे भी फार्मूले हैं, वो आगे हम देखते रहेंगे कि हमने किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। फिलहाल हमने ये पहला फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो आइए इसको समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें C2H4 आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसमें C2H4 यानी ईथीन, नाम नहीं याद करने, इतना वक्त भी नहीं है। C2H4 HCl के साथ रिएक्ट करता है, C2H5Cl बनाता है।
जिसे इथाइल क्लोराइड कहते हैं, और इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसे डेल्टा एच आर या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ओके, और आज के इस केस में हमने डेल्टा एच आर को ही फाइंड आउट करना है, यानी हमने इस डेल्टा एच आर की वैल्यू को ही मालूम करना है। ओके सर जी, अब आप क्या करने लगे हैं? मैं मेरे बेटे आपको ये समझाता हूं कि इस रिएक्शन पे हम हेस लॉ कैसे लगाएंगे, हेस साइकिल कैसे बनाएंगे इस रिएक्शन का। जैसे हमने यहाँ पे हेस साइकिल बनाया है, यहाँ भी हम हेस साइकिल बनाने लगे हैं। अब मेरी बात तसल्ली से सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। देखो C2H4 ये हमारा रिएक्टेंट है, HCl ये भी हमारा रिएक्टेंट है। अगर ये डायरेक्ट रूट से आपस में रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएं तो इस दौरान यहाँ पर जो हीट का चेंज आएगा उसे डेल्टा एच आर कहेंगे, और यही हमने आज मालूम करना है। अब आगे चलते हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं? कार्बन यूज हो रहा है, और हाइड्रोजन यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन यूज हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब समझना, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ये क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अगर ये एलिमेंट, मतलब अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करें तो ये वाला रिएक्टेंट बनता है C2H4। अब कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करें तो कौन सा रिएक्टेंट बनता है? C2H4, ये कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये कैसे होगा? मैंने नीचे रिएक्शन भी लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करें तो C2H4 बनता है। तो इस दौरान इस रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी वो उसने हमें खुद ही दे दिया। वो उसने हमें दिया +52.2 किलो जाउल पर मोल, ये उसने खुद ही हमें दे दिया। आइए इसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कितने कार्बन हैं इधर? 2, तो इधर भी आपको 2 लगाना होगा। कितने हाइड्रोजन हैं? 4, तो इधर आपको 2 लगाना होगा। 2 दूनी 4, ज़रब दे दी। अब यहाँ पे देखो मेरे बेटे, यहाँ पे ये कार्बन 1 है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मतलब यहाँ पे मैं 2 लूंगा, ये वाला 2 यहाँ लिख दूंगा। अच्छा, अब ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। ओके, 2 दूनी 4 और 2 कार्बन, ये रिएक्शन मुकम्मल हुआ। इसकी डेल्टा HF वहाँ भी लिखी है, यहाँ भी लिख लेते हैं, 52.2 किलो जूल पर मोल। ओके सर जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हमने एक रिएक्टेंट बनाया है, ठीक है। अब हम दूसरा रिएक्टेंट बनाते हैं। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? HCl। HCl में कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं? HCl में इस्तेमाल हो रही हैं, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन है। HCl में इस्तेमाल हो रही हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो देखो H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। तो इस दौरान जो डेल्टा HF है वो भी उसने हमें दे दी है, वो दी है उसने 93.2 किलो जाउल पर मोल, और एक्सक्यूज मी, ये उसने हमें माइनस में दी है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट। अच्छा, इसको बैलेंस तो करो सर जी, हाइड्रोजन भी 1 मोल है, ऑक्सीजन क्लोरीन भी 1 मोल है, तो आप क्या करोगे? ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, इस 2 को 1 बनाने के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो। जब 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं जवाब क्या आता है? 1, यानी यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन। अब देखो इधर कितने क्लोरीन है? 2, यहाँ कितने हैं? 1, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करो, 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, अब भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब ये वाला हाफ और ये वाला हाफ कहाँ कहाँ लगाना है? देखो क्लोरीन के पीछे हाफ है, वो यहाँ लगा दो, बुक में भी लगा हुआ है, आपको समझ भी आ रहा है। और ये वाला हाफ जो है, सॉरी ये वाला हाफ जो है वो इधर भी लगा दो। क्यों सर जी? इसलिए कि ये हाफ H2 इस रिएक्शन के लिए है, इस रिएक्शन के लिए जिसमें HCl बन रहा है, और ये वाला हाफ Cl2 भी इस रिएक्शन के लिए है। तो ये अब इसमें जो डेल्टा HF है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो HCl बनाते हैं, तो इस दौरान जो डेल्टा HF चेंज है वो है -93.2 किलो जूल पर मोल। ओके। अब एक और बात, ये इन 2 स्टेप्स में एलिमेंट जो के स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये हमारे एलिमेंट जो के स्टैंडर्ड स्टेट में हैं, ये आपस में मिलके, एलिमेंट आपस में मिलके पहले रिएक्टेंट बनाते हैं, फिर ये रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा एक जो है वो इनडायरेक्ट रूट है, ये वाला, ये पूरा रूट। सर समझाना,
ये वाले रिएक्टेंट ये वाले एलिमेंट आपस में मिलके पहले ये रिएक्टेंट बना रहे हैं, फिर यही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। तो इस सारी चीज को इस डॉटेड लाइन वाले एरो से जाहिर किया है। अब दूसरी बात सुने, अगर वो कहता है ये एलिमेंट जो कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये पहले रिएक्टेंट ही ना बनाए, ये इधर से फौरन सीधा प्रोडक्ट में चले जाएं, तो ये भी एक और रास्ता है कि ये सीधा प्रोडक्ट में चले जाएं। तो ये तीनों आपस में रिएक्ट करके सीधा जब प्रोडक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच एफ की जो वैल्यू आती है वो होती है -109 किलो जूल पर मोल। और यही इन तीनों का आपस में रिएक्शन ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखो इसमें कितनी चीजें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, C2H5Cl बन रहा है। इस प्रोडक्ट के मुताबिक इसको बैलेंस कीजिए, कितने कार्बन हैं, 2 मोल, यहाँ पे 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, यहाँ पे कितने हैं, 2। आप इसको ना यूं कर लो, ये पूरी चीज यहाँ पे उतार लो, ये वाली पूरी चीज, यानी 2 × 1/2, 2 × 1/2। ये 2 × 1/2 का पता है आपको क्या होता है, 2.5, ढाई को 2 से ज़रब दें, जवाब क्या आएगा, 5। तो ये 5 इसके लिए बराबर हो गया। अब क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको हाफ लगा दो, यही वाला हाफ इधर भी आ जाएगा, यानी ये हाफ इस वाले रिएक्शन में भी सपोर्ट कर रहा है, ये हाफ इस वाले रिएक्शन में भी सपोर्ट कर रहा है। और ये 2 और हाफ में से पहला 2 इस वाले रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ये हाफ इस वाले रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है और 2.5 इस वाले रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है। अब तो आपको समझ आ गई होगी ना। जी जनाब, इस दौरान डेल्टा एच एफ उसने खुद दे दी, वो है -109 किलो जूल पर मोल। ओके, अब आपने करना क्या है, अब आपने क्या करना है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये एक और रूट है जिसको डॉटेड लाइन से जाहिर किया है कि इसमें डायरेक्ट एलिमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट में जा ही नहीं रहे। तो ये जो साइकिल बना है इसे हेस साइकिल, एनर्जी साइकिल, एंथैल्पी साइकिल कह सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच आर यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो अब ये वाली है स्टेटमेंट पढ़ें, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग डेल्टा एच एफ। उसने हमें एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी हैं, इधर ये वाली फॉर्मेशन, ये भी फॉर्मेशन, ये भी फॉर्मेशन, रिएक्टेंट की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है उसने हमें, प्रोडक्ट्स की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है हमें। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देता है तो आप ये पहले वाला फार्मूला लगाओगे। आइए पहले वाला फार्मूला लिखते हैं। पहले वाला फार्मूला ये है, डेल्टा एच आर यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखते जाएंगे कि प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। देखो भाई, हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है ये और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की यही है, और ये आप इधर पुट कर देंगे -109। सर जी सम नहीं है भाई, एक प्रोडक्ट है, 2-3 होते तो सम करते, एक ही प्रोडक्ट है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप यहाँ पुट कर देंगे 109, ठीक है। अच्छा आगे माइनस ये वाला, ओके, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, अब आपको समझ आएगी। सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 है, एक ये वाला एक ये वाला, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है, दोनों को ऐड कर दो। देखो भाई 50 प्लस के साथ प्लस 52.2 जम्मा आगे ये -93.2 इस वाले रिएक्टेंट की, दूसरे रिएक्टेंट की -93.2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस है, 93.2 में से 52.2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर भी माइनस में आएगा और वो आंसर आएगा -40.1, ठीक है। और ये वाला माइनस इधर आ गया और ये भी माइनस ही है 109। आइए देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। आगे देखो भाई, ये नफी नफी क्या हो जाता है, जमा 40.1 और ये क्या है -109, ओके। तो इनको माइनस करने से जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 68.9 और साइन भी माइनस में आएगा। किलो जूल पर मोल जो है वो इसका यूनिट है। इस रिएक्शन की डेल्टा एच आर जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे आके हमारा जो है वो दूसरा एप्लीकेशन खत्म हो जाता है।
क्योंकि हम दूसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हेस्ला की, तो इसमें एक क्विक चेक दिया गया है। क्विक चेक में वो क्विक चेक का नंबर है 6.4। वो कहता है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपकी बुक में यहाँ पे मीथेन लिखा हुआ है जो कि गलत है, उसे काट के बेंजीन लिख लीजिए कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी जब बेंजीन बनता है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट करें, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी भी बताया आपको कि फॉर्मेशन है जो भी है, आप उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन बनता है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। बेंजीन में कितने हाइड्रोजन हैं? 6। इसको 3 से ज़रब दे दें, 3 दूनी 6 हो गया। कितने कार्बन हैं? 6, तो इसको भी 6 से ज़रब दे दें। ये 6 कार्बन या 6 मोल कार्बन, ये 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, 1 मोल जो है वो बेंजीन बनता है। डेल्टा एच एफ यानी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। इस रिएक्शन में बेंजीन बन रहा है तो बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए डेल्टा एच एफ लिखा है। ये डेल्टा एच आर तो सब के लिए लिख सकते हैं ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी डेल्टा एच आर कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को भी, किसी को भी आप डेल्टा एच आर कह सकते हैं, ठीक है। ये तो जनरल टर्म है ना डेल्टा एच आर। ओके, अब आपने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया क्या क्या है। उसने हमें सारी वैल्यू कंबस्शन वाली दी है, यानी उसने कहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू -394 किलो जूल पर मोल। ये वैसे 393.5 ही है, 94 लिख दें तो भी ठीक है। डेल्टा एच सी कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कंबस्ट करता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, अगर बेंजीन कंबस्ट करता है तो फिर ये वाली एनर्जी रिलीज होती है। तो ये उसने एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन हमें दी हैं। और उसने पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। कंबस्शन की वैल्यूज दे के फॉर्मेशन उसने हमसे पूछी हुई है। तो आपको मैं बताऊं, अगर इफ क्वेश्चन गिव्स एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, अगर क्वेश्चन में हमें सारी वैल्यू कंबस्शन वाली दी गई हो गिवन डेटा में, और वो हमें कहे कि डेल्टा एच आर फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे? हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सर जी ये फार्मूला ऊपर वाले फार्मूले से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, ऊपर वाले फार्मूले में था डेल्टा एच, जी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऊपर वाले फार्मूले में यहाँ पे प्रोडक्ट था, इधर रिएक्टेंट था। इस फार्मूले में यहाँ पे पहले रिएक्टेंट है, बाद में प्रोडक्ट है। और देखें यह है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यह है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ये डेल्टा एच आर आपने फाइंड आउट करना है। डेल्टा एच आर कहें या डेल्टा एच एफ कहें, वो तो जो भी हमसे पूछ रहा होगा ना, वो डेल्टा एच आर की जगह हम उसे वही कर देंगे। अगर वह हमसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है तो इसलिए हम इधर डेल्टा एच एफ लिख देंगे। वैसे जनरल आप डेल्टा एच आर लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी का चेंज आता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच आर। ओके, अब करना क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? फार्मूला तो यही लगेगा, दूसरे वाला फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ। फार्मूला लिखें, डेल्टा एच एफ की एफ के लिहाज से लिखते हैं। डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू sum of enthalpies of combustion for reactant minus sum of enthalpies of combustion of product, ठीक है। पहले रिएक्टेंट की ऐड करेंगे फिर प्रोडक्ट की। सर जी हमारे पास एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन तो हैं पड़ी सबकी, डालो ना उस फार्मूले में। नहीं, बैलेंस्ड नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास 6 मोल कार्बन हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंबस्शन ऑफ कार्बन देखेंगे कि कार्बन को जब कंबस्ट करते हैं तो क्या होता है। तो देखो भाई कितनी कार्बन है यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 मोल कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्योंकि 6 मोल कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने बनेंगे? 6 मोल बनेंगे। इसको जरा बैलेंस करो, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर भी आपको 6 लगाना होगा। दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कार्बन। डेल्टा एच सी इसकी उसने हमें दी है, वो कौन सी दी है? 394 दी है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। मगर एक मिनट, उसने हमें जो 394 वैल्यू दी है कंबस्शन की, वो 1 मोल कार्बन की कंबस्शन की दी है। यहाँ कितने मोल कार्बन जल रहे हैं? 6 मोल कार्बन जल रहे हैं। तो 6 को 394 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 2364। कितना आना चाहिए?
2364 किलो जूल पर मोल। गलती की ना तो हमारा सारा न्यूमेरिकल चट हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट, उसके बाद उसने क्या दिया है, हमने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन दी है उसने। तो हम देखते हैं कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होती है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इसे कंबस्शन कहते हैं और पानी बनता है। इसको बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन। कितने हाइड्रोजन हैं? 3 मोल हैं। यहाँ भी आप लगाओ 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6। यहाँ पर H2 है, यहाँ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? 3। ठीक है। अब जरा ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन तो दोनों साइडों पे बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन को देखो, 3 ऑक्सीजन है, ये 2 है। तो आप इसको 3/2 से डिवाइड कर दें। 2 से कट जाएगा, 3 यहाँ रह जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ रह जाएगा, 2 से कट जाएगा। 3 मोल ऑक्सीजन यहाँ, 3 मोल ऑक्सीजन यहाँ, इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसने जो हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन दी है 286 दी है, वो तो 1 मोल हाइड्रोजन की दी है। यहाँ कितने मोल हैं? 3 मोल। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल वाली एंथैल्पी से 286, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 858। 858। एक काम मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस लगाना है हमने, तो ये भी आंसर माइनस में आएगा, ये भी आंसर माइनस में आएगा। अब आगे चलते हैं। कंबस्शन ऑफ क्या? बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। तो कंबस्शन ऑफ बेंजीन देखते हैं। बेंजीन है, ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करके CO2 और H2O बनाता है। एक बात बताऊं मैं आपको, जिस सब्सटेंस में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करेगा तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, पानी भी बनाएगा। ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन था, वो सिर्फ पानी बनाता था। ऊपर वाले केस में कार्बन था, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था। यहाँ जो हमारे पास चीज़ है बेंजीन, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसके प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। इसको बैलेंस करने का एक खास तरीका है, जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड लगा दो। कितने कार्बन है? 6, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 6 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 का जरा हाफ करो, 3 होता है, तो 3 पानी लगाने हैं। जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन हो उसका हाफ पानी लगाना है। तो 6 हाइड्रोजन है तो 3 पानी लग गए। ऊपर वाले केस में ये फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ उसमें लगता है जिसमें सब्सटेंस जो कंबस्ट हो रहा है उसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये हैं, 3 ऑक्सीजन ये हैं, 12 और 3 15 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हैं। इसको 15/2 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 से कट जाएगा, 15 यहाँ पे लग जाएगा, 15 ऑक्सीजन। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस दौरान जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है उसकी वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है ये, अगर 1 मोल बेंजीन कंबस्ट करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे कितने मोल है? 1 मोल है। यहाँ पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी एक है, 1 मोल है। 1 मोल बेंजीन कंबस्ट कर रहा है, तो यहाँ 1 मोल से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3267 को किलो जूल पर मोल माइनस के साथ, तो आंसर भी यही आएगा -3267। ओके हो गया। अब ये हमारी वैल्यू है प्रोडक्ट की कंबस्शन, ये वैल्यू है रिएक्टेंट की कंबस्शन, ये भी वैल्यू किसकी है? रिएक्टेंट की कंबस्शन। फार्मूला आपके सामने लगा हुआ है, थोड़ा फिनिश कर देता हूँ, बेहतर कर देता हूँ इस फार्मूले को। आइए देखिए कैसे बेहतर करते हैं। सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे 2 रिएक्टेंट हैं, एक हमारा रिएक्टेंट कौन है? कार्बन है, एक हमारा रिएक्टेंट हाइड्रोजन है। हमारे कार्बन रिएक्टेंट की कंबस्शन की वैल्यू ये है, हमारे हाइड्रोजन रिएक्टेंट की कंबस्शन की वैल्यू ये है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो -2364 जमा ये वाला -858। ओके। आगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, आगे ये वाला माइनस लगाओ। ओके सर जी। अब एंथैल्पी, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ कौन है? हमारा प्रोडक्ट सिर्फ बेंजीन है, तो इसकी एंथैल्पी की जो चेंज है वो ये लिखें या ये एक ही है, वो है -3267। सॉल्व करते हैं इसे। अब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, इस सारे को, तो इसका आंसर जो आता है इस सारे का वो आता है -3222। नफी नफी जमा ये क्या है? 3267। सॉल्व कीजिए, नफी जमा नफी यानी प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस होगा, तो ये 3222 है, ये 3267 है, इसमें से माइनस करें।
आंसर जो आपका निकलेगा वो प्लस में निकलेगा, क्योंकि प्लस बड़ी वैल्यू के साथ है 45, और बस 45 किलो जाउल पर मोल जो है वो इसका आंसर है। दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो कंबस्शन दी थी उसने, हमने फॉर्मेशन फाइंड आउट कर दी। ये वाले रिएक्शन आपको खुद याद करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने एक एक मोल की दी है और इक्वेशन में 6 मोल कार्बन और 3 मोल हाइड्रोजन जल रहा है, तो 6 मोल। डायरेक्ट करना चाहें तो इस वैल्यू को 6 से ज़रब दे दें, इस वैल्यू को 3 से ज़रब दे दें, इस वैल्यू को 1 से ज़रब दे दें और इस फार्मूले में पुट कर दें। तो ये तरीका मैंने बहुत आसान और अच्छा पढ़ाया है। इससे आसान तरीका मुझे किसी किताब में या किसी सोर्स पे नहीं मिला। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेटिंग डेल्टा एच एफ यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम फंस गए हैं। कैसे? हमने पढ़ा कि अगर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें देता है और पूछता है हमसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक ही बात है, तो हम ये पहला फार्मूला लगाते रहते हैं। और अगर वो हमें क्वेश्चन में सारी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन देता है, जैसे उसने पिछले क्विक चेक में दी हैं, तो फिर हम उसमें ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें रिएक्टेंट पहले और प्रोडक्ट बाद में होंगे। अब मसला ये है कि उसने क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें दे दी हैं, वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी दे रहा है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दे रहा है। तो पता है अब आप क्या करेंगे? अब आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी अगर वो डायरेक्ट आपको सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे सब की, तो आप ऊपर वाला ये वाला फार्मूला लगाते हो। अगर वो आपको डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन देता है सब की, तो आप ये नीचे वाला फार्मूला लगाते हो। अगर वो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबस्शन दोनों देता है, तो तब भी आप पहले वाला ऊपर वाला फार्मूला लगाओगे, क्योंकि ये जनरल फार्मूला होता है हेसेस लॉ का। ये जनरल फार्मूला है, ज्यादातर यही यूज होता है, इसलिए अब आप ये वाला लगाओगे। इज दैट क्लियर जी? कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही फार्मूला आपने लगाना है। अब इस फार्मूले में हमें प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का पता हो, हमें तमाम रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का पता हो। इसको समझने के लिए, इस वाली एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल करना है, सैंपल प्रॉब्लम 6.5। और मुझे जहां तक समझ आई है इसकी, ये वो आपको देगा, इसकी वैल्यूज वो देगा पेपर में, अगर वो आपसे पूछेगा। पेपर में ये सवाल किस तरह से पूछा जाएगा ये तो उस वक्त पता चलेगा जब वो पेपर बनाएगा, मगर इतना मैं आपको बता दूं, पहली और दूसरी एप्लीकेशन ये आप रट लेना। यानी पहली और दूसरी एप्लीकेशन में जितने भी वैल्यूज हैं, सारा कुछ एग्जांपल वो आप खुद कर लेना। ये तीसरी, ये वाली वो आपको देगा, ये आप रट नहीं सकते, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है हेसेस लॉ पे, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, तो ये भी आप ज़बानी याद कर लें। ओके, अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें C3H8, इसका नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या कंबस्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ ये जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इस इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। कितने कार्बन है? 3, तो यहाँ 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। कितने हाइड्रोजन है? 8। 8 को आधा कर लो, कितना होता है? 4। 4 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन चुके, बैलेंस भी हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। 4 ऑक्सीजन ये हैं और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हैं। 4 और 6 10 होते हैं। यहाँ पे तो 2 हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं। अब उसने क्या किया है, उसने हमें ना इस प्रोपेन का मैस दिया है। उसने कहा है मैस ऑफ प्रोपेन इज इक्वल टू 14.68 ग्राम। और अगली बात वो कहता है ये प्रोपेन 14.64 ग्राम प्रोपेन जब बर्न करेगा, जब जलेगा इस इक्वेशन के मुताबिक, तो प्रोड्यूस करेगा कितनी हीट? 678.6 किलो जाउल पर मोल। उसने नहीं लिखा, उसने लिखा है 14.64 ग्राम प्रोपेन जब जलेगा। अब ये कितने मोल है ये हमें पता नहीं है, ग्राम दिया है, मैस दिया है, मगर जब ये कंप्लीटली जल जाएगा तो इस दौरान जो डेल्टा एच सी होगी, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी, डेल्टा एच सी होगी, वो कितनी होगी? माइनस के साइन के साथ 678.6 किलो जाउल। ठीक है सर जी, अब आगे चलें। और उसने हमें क्या कहा? उसने कहा आप मुझे डेल्टा एच एफ ऑफ C3H8 यानी प्रोपेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ।
कंबस्शन वो दे रहा है यहाँ पे, कंबस्शन, और फॉर्मेशन वो पूछ रहा है। अब आगे चले, उसने हमें एक प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दे दी, वो हमें याद भी हो चुकी है बार बार लिख के, -393.5 किलो जूल पर मोल। और उसने हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाला प्रोडक्ट ये भी दे दी, वो दी -241.82 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सर जी पिछले जितने भी केसेस थे ना उनमें हमने पानी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी -286, यहाँ पे है 241, ये क्या चक्कर है बेटा जानी? याद रखना, अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में पैदा हो रहा होगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप वही पहले वाली लिखेंगे 286। यहाँ पे वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट पैदा हो रहा है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम होती है, -241.82 किलो जूल पर मोल। ओके हो गया, ठीक है, समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है सर जी, लगाना है, एक मसला है, ये फार्मूला जब आप लगाते हैं ना तो ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लगाते हैं, यानी इस फार्मूले में जो वैल्यूज आप पुट करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, वो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मोल के लिहाज से पुट करेंगे। कैसे देखना भाई जी, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। उसने हमें कितने मोल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है? पर मोल 1 मोल की दी है। यहाँ पे वाटर के कितने मोल हैं? यहाँ पे 4 मोल हैं। उसने हमें कितने मोल की दी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? 1 मोल की। ठीक है, तो आप समझते जाना। और यहाँ पे कितने मोल प्रोपेन है? प्रोपेन 1 है, 1 मोल प्रोपेन है। और यहाँ पे उसने हमें जो हीट दी है किलो जूल पर मोल, वो हमें नहीं पता कि उसने हमें कितने मोल की दे रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C3H8। उसने सिर्फ 14 ग्राम दिया है। तो इससे इसका हल करने के लिए हमें अब प्रोपेन के मोल निकालने होंगे ताकि हमें पता चले कि ये वाली जो हीट है ये कितने मोल प्रोपेन की है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ना हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट फाइंड एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ट। हम हमारी इस इक्वेशन में क्योंकि 1 मोल प्रोपेन बर्न्ट हो रहा है तो इसकी जो ये वाली डेल्टा HC है हमने 1 मोल के लिए ही फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कि 14.64 ग्राम कितने मोल के बराबर है। उसके लिए आपको मोलर मैस ऑफ प्रोपेन चाहिए। 3 कार्बन है, 1 कार्बन का मैस 12 होता है, 8 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मैस 1 होता है। सारे को सॉल्व करें, 44 ग्राम पर मोल इसका आंसर आता है। दिस इज द मोलर मैस ऑफ प्रोपेन। अब मैस ऑफ प्रोपेन जो उसने हमें दिया है वो दिया है 14.68 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन निकालने हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस कितना है? 14.64। आपकी बुक में यहाँ भी गलती है, वो सही कर लेना, 14.64। और मोलर मैस क्या होता है? 44। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.332 मोल। इसका मतलब हमें गिवन में उसने कितने मोल प्रोपेन दिया है? उसने प्रोपेन दिया 0.332 मोल। तो इसका मतलब ये जो हीट रिलीज हो रही है ये किसकी हीट है? मैं बताता हूं। ये अगर 0.332 मोल ऑफ प्रोपेन बर्न करेगा तो ये कितनी हीट पैदा करेगा? ये वाली हीट पैदा करेगा, -678.6 किलो जूल हीट पैदा करेगा। तो 0.332 मोल जलेगा तो ये हीट पैदा होगी, ना कि 1 मोल। हमें क्या चाहिए? हमें 1 मोल प्रोपेन जब जलेगा तो उसमें से कितनी हीट रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, हमें वो चाहिए। तो क्या करना है? 1 मोल ऑफ प्रोपेन बर्न टू गिव, तवज्जो, 0.332 मोल जलता है तो ये मिल रही है, 1 जलेगा तो कितनी मिलेगी? इसको इधर डिवाइड कर दो, यानी -678.6 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 0.332। इसका आंसर माइनस में आता है 2044। अब आप लगाओगे किलो जूल पर मोल। इसका मतलब 1 मोल प्रोपेन जब बर्न करेगा तो ये वाली हीट रिलीज होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो डेल्टा HC है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, वो 1 मोल की अब हमें मिली है -2044 किलो जूल पर मोल। ओके हो गया जी जनाब, ओके हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इस फार्मूले को अच्छी तरह समझने के लिए एक क्विक चेक करते हैं जो इसी टॉपिक में उसने हमसे पूछा भी है। वो कहता है क्विक चेक 6.5 ड्रॉ एंथैल्पी साइकिल ऑफ दिस सैंपल प्रॉब्लम 6.5। ये जो आपके सामने रिएक्शन है इसका एंथैल्पी साइकिल तो ड्रा करके दें, इंतहाई आसान है। और इस साइकिल को सीखने के बाद मैं ये समझता हूं आप ऐसे ही कई साइकिल खुद बना सकते हैं अगर आपको समझ आ गई। तो पहले तो आप यही वाला ना रिएक्शन लिख दें, इधर बैलेंस भी कर दें। यहाँ पे 5 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, ये बैलेंस हो चुका है। और इसकी डेल्टा एच यहाँ पे 1 मोल C3H8 है, क्योंकि ये 1 मोल C3H8 है, प्रोपेन है, तो वो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, -2044। ओके हो गया। अब देखना, अब जैसे हमने पिछले केस में किया था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। यहाँ पे हम ले लेते हैं एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट कौन से, ये याद रखने के लिए आप यहाँ देखा करें रिएक्टेंट में कि कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने लिख दिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनको इनकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखना है, सॉलिड में, गैस में, गैस में। ओके हो गया। अब तवज्जो, अब हम अलग अलग देखेंगे। देखो, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इधर से जाते हैं और ये बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ एंथैल्पी होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, और यही हमने फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, यही हमें चाहिए। ठीक हो गया। ओके, अब जरा इक्वेशन को, मतलब इनके एलिमेंट्स को अगर ऊपर के लिहाज से आप बैलेंस करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, नहीं करना चाहते तो सिंपल ऐसे जैसे लिखे हुए हैं ऐसे भी ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं सर हम, देखो ये कितने हैं कार्बन 3, इसको 3 से ज़रब दे दो, 3 मोल हो गया। ओके, 3 मोल कार्बन के एटम, प्रोपेन नहीं। अच्छा, और हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ 2 हैं तो 4 दूनी 8, ये बराबर हो गया। तो ये हमें समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, अब इसको देखते हैं ऑक्सीजन को, O2। देखो भाई, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, O2 है, किस हालत में है, गैस की हालत में है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, O2 है, किस हालत में है, गैस की हालत में है। यानी ऑक्सीजन गैस की हालत से गैस की हालत में जा रही है। क्या होगा इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 0। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से स्टैंडर्ड स्टेट में ही चेंज हो रही है। O2 में जा रहा है, यहां से उठा के इधर डाल दिया है तो कोई चेंज नहीं आया, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0 किलो जूल पर मोल। मगर एक मिनट, यहाँ कितने मोल है, 5 मोल ऑक्सीजन है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 किलो जूल पर मोल आप लिखेंगे, जवाब फिर भी 0 ही आएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन इज 0 बिकॉज दैट इज गोइंग फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड स्टेट टू स्टैंडर्ड स्टेट। वजह, कोई भी एलिमेंट जो होता है जब वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से स्टैंडर्ड स्टेट में चेंज होता है, मतलब वो गैस से गैस में ही चेंज हो रहा है, O2 में ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको उठा के यहाँ रख दिया बस, तो देयर विल बी नो एनी, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 ही होगी। ओके, अच्छा अब देखें, ये कार्बन जो है, ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी होती है, -393.5 किलो जूल, यही होती है ना। मगर मसला ये है, यहाँ पे कितने मोल कार्बन बन रहे हैं, 3 मोल, तो इस वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो ओवरऑल जो जवाब आएगा वो होगा डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे चलते हैं, पानी को देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो पानी बना देते हैं, तो इस दौरान जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी वाटर की वो थी -241.82। मगर कितने मोल पानी बन रहा है, 4 मोल, तो इसको 4 से ज़रब भी आप दे देंगे। ओके, अब थोड़ा सा बैलेंसिंग करवा लेता हूँ। यहाँ पे तो हमने 3 कार्बन डाला हुआ था, ठीक है। इस प्रोडक्ट के लिए 3 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन यहाँ है, जरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ये 8 हाइड्रोजन इसको भी फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, 3 दूनी 6 और 4 10 है, यहाँ 5 लगा दें, 5 दूनी 10, इन दोनों ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर रहा है, इधर वाले ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर रहा है। 3 4 5 लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। आओ फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी, ये मैंने सारा फार्मूला इधर लिख दिया है। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं और रिएक्टेंट कौन से हैं।
तो डेल्टा एच आर यहाँ आ गया। ओके, अच्छा डेल्टा एच आर यहाँ पे कौन सा है, ये है डेल्टा एच आर, जो क्योंकि ये हमें रिएक्शन उसने दिया था, दिस कंबस्शन को आप डेल्टा एच आर कह देंगे, तो ये वाला है। अच्छा, उसके बाद देखें सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी ये है, इसकी ये है, ठीक है। अब इसमें देखें एंथैल्पी ऑफ, अब इसमें देखें सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो आप यहां लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जमा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और माइनस का साइन ये आ गया, और ये क्या है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इस रिएक्शन के मुताबिक, ये एक रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, तो यहां पे आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, ये वाला, यही हमने मालूम करना है, और यहां पर आएगा प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये वाला यहां पे आएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो ये है, वो है -393.5, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल था इसलिए इसको 3 से ज़रब दे रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, वो है -241.82, क्योंकि 4 मोल वाटर है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला माइनस का साइन आ गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, ये वाला, ये तो हमें फाइंड आउट करना है इसलिए इसको इधर ही रहने दें, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तो 0 है क्योंकि 5 मोल यूज हो रहा है, तो 5 को यहाँ पे 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। देखें डेल्टा एच आर दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमें मालूम है कि 1 मोल प्रोपेन जब जलेगा तो ये हीट रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन की वो यहाँ पे पुट कर देंगे, -2044 इज इक्वल टू ये 3 माइनस 393.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये आंसर आता है ये वाला -1180.5, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को ज़रब दें इस वैल्यू से, ये आंसर आता है, ये माइनस यहाँ आ गया, डेल्टा एच एफ ऑफ C3H8 ये हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस 500, ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। करना क्या है मेरे बेटे, ये -1180.5 -967.28 नफ़ी प्लस होता है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आंसर माइनस का लगाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो गए, ये वाला जवाब आ गया, ये वाला माइनस इधर है, ये है डेल्टा एच एफ फॉर C3H8 प्रोपेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसी को हमने मालूम करना है। ये माइनस में है, इसको इधर ले आओ, ये प्लस में हो जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस में है, इसे उधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगी, तो -2147.78 प्लस 2044, सॉल्व करो इसे, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू 103.78, अगर आप इसे राउंड ऑफ करें हमारी बुक के मुताबिक डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू -104 किलो जूल पर मोल। दिस इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन। यहां पे आके ये खत्म होता है। हम देखते हैं इसकी आखिरी एप्लीकेशन। आखिरी एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेटिंग डेल्टा एच आर यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। ये पहले पढ़े हुए तमाम कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा चेंज है, यानी अगर वो हमें बॉन्ड एनर्जी देगा तो फिर हम किस तरीके से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और बॉन्ड एनर्जी का आपको पता है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, हम इसको तोड़ना चाहते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी जैसे कि 436 किलो जूल पर मोल, इस एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस बॉन्ड एनर्जी अगर हमें दी गई हो तो हमसे वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का पूछे तो फिर हम क्या करेंगे,
फिर भी हम फार्मूला लगाएंगे, वही गोल्डन रूल वाला। अब हम पहला फार्मूला भी नहीं लगा सकते, अब हम दूसरा फार्मूला भी नहीं लगा सकते, अब हम मेरी जान ये तीसरा फार्मूला लगाएंगे। इफ क्वेश्चन गिव्स बॉन्ड एनर्जीज दिस फार्मूला विल बी यूज्ड। इस फार्मूले में करना क्या है, डेल्टा एच आर जो कि हमने मालूम करनी है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट पहले लिखेंगे और प्रोडक्ट जो है वो बाद में लिखे जाएंगे। ऊपर वाले और नीचे वाले फार्मूलाज को अगर आप कंपेयर करें तो इधर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, पहले प्रोडक्ट है फिर रिएक्टेंट है, और इधर रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट है। यानी इन दो फार्मूलों में, मतलब अगर वो आपको सारी कंबस्शन की वैल्यूज दे रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, तो आप रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे। अगर वो आपको बॉन्ड एनर्जीज दे रहा है तो आप रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे। अगर वो आपको सारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है तो फिर आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, जनरल, प्रोडक्ट पहले और रिएक्टेंट बाद में। और आखिरी बात इसमें गोल्डन रूल में, अगर वो आपको रिएक्टेंट, अगर वो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबस्शन दोनों दे देता है तो भी आपको ऊपर वाला यानी पहला फार्मूला लगाना होगा। तो इस केस में हम ज्यादातर जो स्टडी करेंगे वो गैस फेज रिएक्शन को स्टडी करेंगे, और इसमें दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में रिएक्टेंट जो है उनके बॉन्ड टूटेंगे और वो एटम में चेंज हो जाएंगे, और दूसरे स्टेप में एटम जो हैं उनके बॉन्ड बनेंगे और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। कैसे, जरा देखना, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट रूट क्या है, ये रिएक्टेंट पहले एटम में टूटे और फिर एटम से प्रोडक्ट में बने, तो इस दौरान जो है वो होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इस दौरान जो है वो होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। इस साइकिल को समझाने के लिए वहां एक एग्जांपल है, और ये वाली एग्जांपल जो है वो हमारी सैंपल प्रॉब्लम 6.6 है। पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। रिएक्टेंट यहां पर यूज हुए हैं H2Cl2 गैस की हालत में। अगर ये डायरेक्टली आपस में रिएक्ट करें तो ये प्रोडक्ट बना देते हैं HCl गैस की हालत में 2 मोल। इस दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच आर। ठीक है, यही हमने मालूम करना है आज के केस में। ये डायरेक्ट प्रोसेस है। दूसरा, ये H2 जो कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये टूटे अपने एटम में आ जाए, 2 एटम, और इसी तरह Cl2 जिसमें Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड है, ये टूटे और ये भी अपने एटम में आ जाए, तो यहां पर एक चेंज आया है। इस दौरान इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो यहां पर आएंगी, यहां पर। ठीक हो गया। अब ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप के रिएक्टेंट अपने एटम में चेंज हो गए, बॉन्ड इधर टूटे। अब ये H 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 क्लोरीन के एटम है, आपस में मिलके 2 मोल या 2 HCl बना रहे हैं, जिसमें H और Cl के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इस दौरान जो है वो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, जो रिलीज होगी वो बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी वैल्यू भी अपनी होती है बॉन्ड एनर्जी की, और उसे हम जाहिर करते हैं बॉन्ड एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो फिर ये एटम किस में तब्दील हो जाते हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सैंपल प्रॉब्लम 6.6, इसी को समझने के लिए। सैंपल प्रॉब्लम 6.6 जिसमें H2 गैस Cl2 गैस आपस में मिलके 2 HCl बना रहे हैं। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच आर। अब उसने क्या किया है, उसने हमें बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू नहीं दी जो यहां पर हमने यूज करनी है। इस फार्मूले में जो हमने बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज पुट करनी है वो उसने हमें नहीं दी। तो वो कहता है इसी चैप्टर में पीछे जाएं तो आपको एक टेबल मिलता है, वहां से आपको बॉन्ड एनर्जी लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, आप वहां जाएंगे नहीं, आप याद कर लें इस रिएक्शन के लिए बॉन्ड एनर्जीज, और कोई होगा तो वो खुद देगा। तो इसके लिए आप याद करें कि बॉन्ड एनर्जी फॉर HH हाइड्रोजन 436 किलो जूल पर मोल होती है, बॉन्ड एनर्जी फॉर क्लोरीन Cl वो 242 किलो जूल पर मोल होती है, और बॉन्ड एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl वो 431 किलो जूल पर मोल होती है। तो प्लस माइनस के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू लिखनी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं।
इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, हमें सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चाहिए और सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी हमें चाहिए। तो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में ये काम करें, ये वाला काम, यानी H2Cl2 टूटेंगे, दो हाइड्रोजन के एटम, दो क्लोरीन के एटम। तो देखो हो क्या रहा है, हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं सम ऑफ एंथैल्पीज बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, अब एक तो ये टूट रहा है H2, ये एनर्जी यूज हो रही है, तो आप लिखेंगे 436 किलो जाउल। अब इसका जो पर मोल है उसे नीचे यहाँ पे लिख लें, मोल डिवाइड करते हैं पर मोल, ओके। और यहां देखें इस इक्वेशन में कितने मोल हाइड्रोजन टूट रहा है, 1 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 मोल टूटेगा, तो ये वाली एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, तो इसको यूं लिख दें प्लस। अब दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, दूसरा रिएक्टेंट है Cl2, Cl2 जब टूटता है तो ये एनर्जी लेता है, तो आप कैसे लिखेंगे 242 किलो जाउल, और ये पर मोल कहाँ लिख देंगे, नीचे, ये आ गया, ओके। अब ये कितने मोल टूट रहा है, 1 मोल क्लोरीन टूट रहा है, तो 1 मोल से इसको ज़रब दे दें, ये 1 मोल क्यों लगा रहे हो आपको आगे समझ आ जाएगी। अब ये मोल इस मोल से कैंसल, ये मोल इस मोल से कैंसल, तो होगा क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 436 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 242, तो इसका जो आंसर बनेगा सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 436 किलो जूल को छोड़ दें या लगा लें तो लगा लें, किलो जूल प्लस 242 किलो जूल, इसको ऐड करें तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 678, बिल्कुल इसका आंसर आता है 678 किलो जूल। तो ये हमारे पास सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ गया जब बॉन्ड टूट रहे हैं उस दौरान, यानी कि इस स्टेप में, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये जो चेंज आया है, इस चेंज के दौरान जो बॉन्ड एनर्जी यूज होगी वो कितनी होगी, 678 किलो जूल, ओके। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो उसके लिए हम सेकंड स्टेप, यानी ये दोनों रिएक्टेंट के एटम जो हैं ये आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस केस में देखें क्या हो रहा है, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन के एटम और 2 मोल क्लोरीन के एटम आपस में मिलकर 2 मोल HCl को बना रहे हैं। तो इस दौरान जो एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl है, बॉन्ड एनर्जी, उसकी वैल्यू है 431 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये एनर्जी हमें मिलेगी, तो ये एनर्जी हमें मिलेगी, ओके। आपने प्लस माइनस के चक्कर में यहाँ नहीं पढ़ना। तो अब आपने क्या करना है, अब देखें हुआ क्या है, इसमें जो है हमें अब हमें चाहिए सम ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कितने प्रोडक्ट हैं, एक ही प्रोडक्ट है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो रही है 431 किलो जूल पर मोल, नीचे लिख दें। अब ये कितने मोल बन रहा है, ये 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल मल्टीप्लाई बाय दिस 1, मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यूनिट कैंसिल करना है, ये वाला 2431 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ एनर्जी ऑफ बॉन्ड प्रोडक्ट, तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 431 को 2 से ज़रब दें, कितना आता है 862 किलो जूल आता है, पर मोल तो कैंसिल हो गया। अब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, फार्मूला हमारे पास ये है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो रिएक्टेंट की कहाँ है, रिएक्टेंट की ये हमने लिखी हुई है क्या 678, ये वाला माइनस का साइन प्रोडक्ट के ऊपर है 862 माइनस 184 माइनस 184 आंसर आता है और किलो जूल में आता है, तो डेल्टा HR किलो जूल, ये कितने मोल HCl की डेल्टा HR है, ये 2 मोल HCl की डेल्टा HR है, क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं ना, हमने तो पढ़ा था जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर 1 मोल ऑफ HCl डेल्टा HR क्या होगा, आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 1 मोल की निकल आएगी, 2 पे डिवाइड करें -92 किलो जूल पर मोल इसका सही आंसर है, ठीक है। इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्विक चेक 6.6 करते हैं, और ये डायरेक्ट मैं कराऊंगा शॉर्टकट के तरीके से,
हैबर प्रोसेस है जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलते हैं, 2 मोल अमोनिया बनता है। इस दौरान बॉन्ड एनर्जीज उसने हमें दे दी हैं और सबकी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में है। यानी N2 यानी कि बॉन्ड एनर्जी N और N के दरमियान कितनी है 945 और H2 में H और H के दरमियान कितनी है 436। और जब NH3 बनेगा तो इसमें बॉन्ड कौन सा डेवलप होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो N और H के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 391। तो अब हम 2 स्टेप करेंगे, पहले रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को ऐड करेंगे, फिर प्रोडक्ट की, और फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर रिएक्टेंट सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, अब आपको जो अभी थोड़ी देर पहले तरीका बताया है उससे करा के भी दिखाता हूं, सिंपल तरीके से भी करा के दिखाता हूं। तो देखो भाई सबसे पहले कौन सी चीज है N2 है, N2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, यह है 945 किलो जूल, नीचे लिखेंगे मोल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये कितने मोल है, ये 1 मोल है, यहाँ पे आप लिखोगे 1 मोल, तो ये मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं जमा, दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या है 436 किलो जूल, नीचे लिखोगे पर मोल, मल्टीप्लाई बाय ये देखो ये कितने मोल है, ये 3 मोल है, तो 3 मोल से आप इसे जरब दोगे, ठीक है। तो अब मोल मोल से कैंसिल, इधर भी मोल मोल से कैंसिल, अब इसे सॉल्व कर लो। तो बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट सम इज इक्वल टू, इस 1 को मल्टीप्लाई करें 945 के साथ, ठीक है, और प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करें 436 के साथ। अगर आप ये वाला स्टेप ना करें, ये डायरेक्ट लिख दें तो भी ठीक है, मतलब ये सर हमें कैसे पता चलेगा, देखो ना इधर कितने मोल है 1, ठीक है, इस 945 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने मोल है 3 को 436 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चक्कर ना भी लिखो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2253 किलो जूल, ये हमारे रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जीज का सम आ चुका। अब हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट किधर है किधर है किधर है, प्रोडक्ट ये है, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप पर आ गए हैं और सेकंड स्टेप किसके लिए है, वो प्रोडक्ट्स के लिए है। तो अब समझिएगा मेरी बात तवज्जो से, तो हमारे पास डेल्टा सम ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट की एनर्जी है 391, NH बॉन्ड जब बनता है तो ये एनर्जी मिलती है 391। इसमें अब देखें आप कि ये हो क्या रहा है, जब NH3 बन रहा है तो NH बॉन्ड बनते हैं और ये एनर्जी मिलती है 391। तो NH बॉन्ड कितना बनते हैं ये देखना है आपने, कितना बनते होंगे बताऊंगा जरा। NH, इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, NH NH NH, 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल या एक मोल NH3 बनता है तो 3 बॉन्ड बनते हैं NH वाले। तो यहां कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल, तो 3 दूनी 6, यानी 6 बॉन्ड बनेंगे NH वाले। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 6 मोल मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू 391 किलो जूल पर मोल, तो ये मोल मोल से कैंसिल, जब ये वाली वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 391, इसका आंसर आएगा 2346 किलो जूल। ये हमारे पास एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब रिएक्टेंट भी है पड़ी और प्रोडक्ट की भी है पड़ी, अब दोनों को माइनस कर दें, यही वाला फार्मूला लगा के कि डेल्टा एच आर इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी कहाँ है, वो है 2 2 5 3 माइनस, प्रोडक्ट की कहाँ है, वो ये है, वो है 2 3 2 3 4 6। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन ना क्रिएट करना कि सर जी अमोनिया तो 2 मोल बन रहा है, यहाँ तुमने 6 मोल क्यों लिखा है। देखो अमोनिया 2 मोल बन रहा है, बॉन्ड 6 मोल बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 मोल अमोनिया में 3 बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ 2 मोल अमोनिया है तो 6 मोल बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी तो बॉन्ड एनर्जी वाली डाल रहे हैं ना, बॉन्ड की एनर्जी डाल रहे हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, -93 आंसर आता है इसका।
और आपको पता है ये कितने मोल के लिए प्रोडक्ट कितने मोल बन रहा है, प्रोडक्ट 2 मोल बन रहा है, तो ये किलो जाउल में है फॉर 2 मोल अमोनिया, फॉर 2 मोल NH3। हमें तो 1 मोल की चाहिए होती है क्योंकि डेल्टा HR फॉर 1 मोल जो है, तो आप इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, तो 93 माइनस में डिवाइडेड बाय 2 46.5 आएगा इसका आंसर। बिल्कुल 46.5 किलो जाउल पर मोल माइनस में इसका आंसर आएगा। अगला क्विक चेक जो है वो आप खुद करें, आपने करना है वो क्विक चेक।